हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। और आज हम लोग कैपिटल बजटिंग का फोर्थ सम सॉल्व करने वाले हैं। ओके। तो मैथुशिता कार्बन कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ मशीन टू मशीन एक्स एंड वाई। तो एक कंपनी है जो एक्स और वाई नाम की दो मशीन खरीदना चाहती है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा सजेस्ट विच ऑफ द टू इज द रेकमेंडेड अंडर। ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालने बोला है? एआरआर निकालने बोला है। एआरआर का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। पे बैक पीरियड निकालने बोला है। ठीक है। पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालने बोला है। ठीक है। कॉस्ट लिख के दिए मशीन एक्स का 4 लाख है, मशीन वाई का 5,60,000। लाइफ लिख के दिया इसका 5 ईयर्स, इसका 7 ईयर। रेट ऑफ टैक्स लिख के दिया इसका 40%, इसका 50%। तो बोला अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके। स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमें सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन निकालने बोला है, बट हमें जो प्रॉफिट लिख के दिया वो प्रॉफिट कौन सा लिख के दिया है? अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स लिख के दिया है। तो मशीन एक्स 5 साल का था इसलिए इसका 5 साल का यूज होगा। वाई का 7 ईयर्स का था इसलिए 7 ईयर वाला यूज होगा। तो बोलो दोनों में से कौन सा वाला आपको करो, 5 ईयर्स वाला है सेकेंड 7 ईयर वाला? तो सर एक काम करो, जो इसमें ज्यादा ईयर है वही वाला करा दो। मैंने कहा, ठीक है। तो मशीन वाई मैं आपको करके दिखाता हूँ, मशीन एक्स आप लोग कर लेना। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो जब भी हम लोग कैपिटल बजटिंग का सम सॉल्व करेंगे तो वही सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 268। तो सबसे पहला निकालेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन का तो परसेंटेज नहीं लिख के दिए, इसलिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेशन ऑफ लाइफ। तो इस बार मैं मशीन एक्स नहीं करो, वाई करो, सेकंड करो। तो मशीन का कॉस्ट लिख के दिए मुझे 5,60,000। स्क्रैप वैल्यू तो नहीं लिख के दिया इसलिए मेल आ जाएगा। अपॉन एस्टिमेशन ऑफ लाइफ 7 है, 7 साल का। तो 80,000 आएगा। करके दिखा था 5,60,000 डिवाइड बाई 7, तो आएगा 80,000 डेप्रिसिएशन पर एनम। ठीक है। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या है? हमें निकालना पड़ेगा कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कैसे आता है? एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन। ओके। तो एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन तो कैसे निकालेंगे? तो सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, 7 साल का लिख के लिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, सेवन्थ ईयर, ऐसे 7 साल का। ओके। तो पहला मैं जो लिख के थे वो लिख देता हूँ मैं। तो मैं लिख के लिए नेट प्रॉफिट फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो पहले साल का है 1 लाख, सेकेंड ईयर का है 1,60,000, थर्ड ईयर का है 1,60,000, फोर्थ ईयर का लिख के दिया है 1,20,000, फिफ्थ ईयर का 1 लाख, सिक्स्थ ईयर का भी है 1 लाख, एंड सेवेंथ ईयर का भी है 1 लाख। तो ये जो हमें लिख के दिया था वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड करके दिखा दिया। आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, तो मशीन वाई का कॉस्ट है 5,60,000, तो मैंने यहाँ पे 5,60,000 लिखा है। स्क्रैप वैल्यू, तो क्वेश्चन में कहीं पे भी स्क्रैप वैल्यू का जिक्र नहीं किया था इसलिए नहीं लिखा। मशीन वाई का लाइफ है 7 ईयर, 7 से डिवाइड किया, ये आंसर आ गया। फिर हमें नेट प्रॉफिट लिख के दिया है, देखो यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन लिख के दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। जितने साल का था वो सारा का सारा डेटा कॉपी कर दिया मैंने सेकेंड ईयर में, ये वाले सब। ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करूंगा?
अब इसमें से मैं सबसे पहला डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा, तो डेप्रिसिएशन 80,000 लिख के दिया, तो 80,000 80,000 तो सब में तो सेम ही आएगा, इसलिए मैं थोड़ा बोला इसलिए मैं लिख रहा था, जब वैल्यू अलग होता तो मैं लिख दिया रहता। तो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, तो इसका आएगा 20,000, इसका आएगा 80,000, इसका आएगा 80,000। ये लेस करना है, 1,60,000 में से 80 गया तो 80, 1,60,000 में से 80 गया तो 80, 1,20,000 में से 80 गया तो 40,000, 1,00,000 में से गया तो 20,000, इसका भी 20,000, इसका भी 20,000। मतलब यहाँ पे 80,000 है, 80,000 है, 80,000 है, 80,000, तो 1,20,000 में से 80 गया तो 40, 1,00,000 में से 80 गया तो 20, ऐसे सब मैंने लिख दिया। अब उसके बाद देन इसमें से मैं माइनस करूंगा टैक्स, तो टैक्स का रेट हमें लिख के दिया है क्वेश्चन में 50%। ओके, तो 1050, तो इसका 10,000 आ जाएगा, इसका 40,000 आ जाएगा, इसका 40,000 आ जाएगा, इसका 20,000 आ जाएगा, इसका 10,000 आ जाएगा, इसका भी 10,000 आ जाएगा, और इसका भी 10,000 आ जाएगा। मतलब कैसे किया, 20,000 का 50% 10,000, इसका 50% 10,000, इसका 50% 10,000, इसका 50% 20,000, 80,000 का 50% 40,000, ऐसा सबका मैंने लिख दिया। तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा NP80, तो वही सेम वैल्यू वही आएगा, तो 10,000 और 40,000, 40,000, 20,000, 10,000, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो ये NP80 आ गया। अब इसमें मैं प्लस करूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 80,000 है तो सब में 80,000 प्लस कर दूंगा, 80,000, 80,000, तो ऐसे ही सब में आ जाएगा, तो मैं लिख रहा नहीं। तो मुझे मिलेगा कैश इनफ्लो, तो ये आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा 1,20,000, इधर 80 है तो मतलब 1,20,000 प्लस कर रहा हूँ मैं सबको, तो ये 80 तो ये 1,00,000 आ जाएगा, तो ये 80 तो ये 90 आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएगा, और ये भी 90,000। मतलब यहाँ पे 80 है तो 80 में 10,000 ऐड किया 90, 80 में 10,000 ऐड किया 90, 90, 1,00,000, 1,20,000, ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में तो कुछ जिक्र नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ लिख के नहीं दिया है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप लोग तभी इसके अंदर शामिल करेंगे अगर आपको क्वेश्चन में नेट प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए बोले, बट इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला रहेगा तो फिर क्या करने का, ये वाले सब में फिर इसका भी क्यूमुलेटिव निकाल लेने का। तो कैश इन फ्लो का मैं क्यूमुलेटिव निकाल रहा हूँ ये वाले सम में। देखो इसमें डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं लिखता था लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया है। तो अब सीधा क्या करूंगा, मैं कैश इन फ्लो को क्यूमुलेटिव निकालूंगा, अभी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा मैं आपको क्यों निकाल रहा हूँ करके। तो फर्स्ट ईयर को तो 90,000 एज इट इज आएगा, फिर 90,000 में नेक्स्ट ईयर का अगर मैं ऐड करूंगा 1,20,000 तो 2,10,000 आ जाएगा, 2,10,000 में 120 अगर मैं ऐड करता हूँ तो 3,30,000 आ जाएगा, 3,30,000 में इसको ऐड किया 1,00,000 तो 4,30,000 आ जाएगा, 4,30,000 में 90,000 ऐड किया तो 5,20,000 आ जाएगा, 5,20,000 में इसको ऐड किया तो 6,10,000 आ जाएगा, 6,10,000 में 90,000 ऐड किया तो 7,00,000 आ जाएगा। हो गया। तो इस तरह मैंने क्यूमुलेटिव निकाले। अब तक मैंने कोई भी सम में क्यूमुलेटिव कैश एंड फ्लो नहीं निकाला था, बड़ी वाले सम में निकालने की जरूरत है। ठीक है, अभी क्यों है किस लिए अभी फॉर्मूला जब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको समझाऊंगा। लेकिन अब तक मैंने जितने भी सम सॉल्व किए उसमें क्या था, कैश एंड फ्लो के बाद मैं तुरंत डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखता था, बट ये वाले क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी डिस्काउंटिंग फैक्टर के बारे में नहीं लिख के दे रही। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म हो जाता है, और किसी भी साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कुछ भी नहीं लिख के दिया, इसलिए नहीं आएगा। हो गया। अब जो मुझे निकालने बोले वो मैं पहले निकालता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहला मुझे बोला गया ARR निकालो, ARR, बस अब मेन फॉर्मूला है
ए आर आर, तो ए आर आर का मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला है एवरेज एन पी ए टी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइट। तो एवरेज एन पी ए टी इंटू एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ये फॉर्मूला है आपका। तो एवरेज एन पी ए टी कैसे आएगा, देखो यहाँ पे आपको एन पी ए टी दिख रहा है। एन पी ए टी फर्स्ट ईयर का इतना है, सेकेंड ईयर का इतना है, थर्ड ईयर का, तो यहाँ पे टोटल 7 साल का लिख के दिए। तो कभी भी किसी भी चीज का अगर एवरेज निकालना रहेगा ना, तो उतने नंबर ऑफ ईयर्स को ऐड करने का, फिर उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देने का। तो मतलब मैं यहाँ पे एवरेज एनपीएटी अगर मुझे निकालना रहेगा, तो टोटल एनपीएटी, चलो फॉर्मूले बना के दे देता हूँ, आपको याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ वर्किंग नोट। एवरेज एनपीएटी अगर मुझे निकालना है, तो मैं टोटल एनपीएटी करूंगा, टोटल एनपीएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो टोटल एनपीएटी, तो अभी जितना भी यहाँ पे मेरे पास एनपीएटी है, वो सब ईयर को मैं एक साथ ऐड कर देता हूँ। तो पहला है 10,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, थर्ड ईयर हो गया। फिर 20,000 यहाँ पे देखो, प्लस फिर 10,000 10,000 10,000 मतलब 30,000, तो 1,40,000 मेरा आता है यहाँ पे, 1,40,000 टोटल एनपीएटी। तो टोटल एनपीएटी मैंने किया तो 1,40,000 आ गया। 1,40,000 कैसे मैंने आपको बताया, एनपीएटी ये 10,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000, तो ये 50, वो 50 में 48 क्या 90, 90 में 28 क्या 110, 120, 130, 140, ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 7 है। तो डिवाइड करूँगा तो ये 20,000 आ जाएगा। तो ये मेरा एवरेज एनपीएटी आ गया। तो वही एवरेज एनपीएटी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट को भी निकालने का फॉर्मूला लिख के दिया था, तो ये वाले सब में यूज़ हो रहा है। तो कैसा फॉर्मूला है इसका, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू। तो कॉस्ट तो मुझे मशीन का कॉस्ट लिख के दिया 5,60,000 लिख दिया, बट स्क्रैप वैल्यू तो नहीं है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 5,60,000 डिवाइड बाई 2, तो करूँगा तो 2,80,000 मेरा एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। तो मैंने 2,80,000 यहाँ पे लिख दिया, फिर इसको इंटू 100 किया, तो मेरा आंसर आया 7.14%। फिर पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है। तो पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी को निकालने का तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखो। तो फॉर्मूला है टोटल कैश इनफ्लो माइनस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो टोटल कैश इनफ्लो कैसे मिलेगा, तो ये देखो आपका यहाँ पे आपका कैश इनफ्लो दिख रहा है। तो ये जितनी भी कैश इनफ्लो है, फर्स्ट ईयर का इतना है, सेकंड का इतना है, थर्ड का इतना है, फोर्थ, तो ऐसे 7 ईयर को एक साथ ऐड कर दोगे ना, तो आपको ऐड करने के बाद टोटल कैश इनफ्लो 7 लाख आएगा। फिर इसमें से माइनस करो कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट 5,60,000, तो आपका 1,40,000 आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। अब उसके बाद जो मेन फॉर्मूला है वो है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बनाया, बस यही आपको ज़्यादा याद रखना है। तो कैसे याद रखेंगे, तो आपको ये देखना है कि आपने जिस प्रोजेक्ट में 5,60,000 इन्वेस्ट किया है, वो 5,60,000 कौन से ईयर में रिकवर होता है। मतलब मेरा बोलने वाला यहाँ पे ये कि पे बैक पीरियड कैसे मिलता है। तो पे बैक पीरियड का मतलब होता है कि मैं जिस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ना, तो वो मेरा पैसा कितना जल्दी रिकवर हो जाएगा, या कितने साल में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव में चेक करेंगे कि मेरा 5,60,000 कौन से ईयर में कवर हो रहा है। तो अगर मैं चेक करूँ, तो कैश इन फ्लो में यहाँ पे देखो इसमें कि 5,60,000, देखो यहाँ पे 6th ईयर में 6,10,000 रुपीज़ कवर हो रहा है 6th ईयर में, बट मेरे को 5,60,000 चाहिए। तो उसके पहले वाला ईयर लेंगे, तो पहले वाला मतलब 5 ईयर, और 5 ईयर में कितना कवर हो रहा है 5,20,000, तो वो लिखेंगे उसके पहले वाला ईयर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5th ईयर, 5th ईयर प्लस आपको डिफरेंस अमाउंट लिखने का। तो डिफरेंस अमाउंट कैसे आएगा कि मैंने प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट किया 5,60,000, और 5th ईयर में मेरा पैसा रिकवर हो रहा है 5,20,000। दिखा देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे, ये देखो 5th ईयर में मेरा 5,20,000 रिकवर हो रहा है। ओके, तो वो डिफरेंस अमाउंट आएगा, फिर डिवाइडेड बाय आपको नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो लेना है।
तो नेक्स्ट ईयर का कैश इनफ्लो कैसा आएगा, देखो यहाँ पे ये मेरा है क्यूमुलेटिव और उसके ऊपर है कैश इनफ्लो, तो ये वाला, तो मैंने ये वाला कंसिडर किया था ना, ये वाला लिया था 5th ईयर। तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर का ये वाला कैश इनफ्लो लेना है, ये वाला 90,000 लेना है। बस तो मैं यहाँ पे 90,000 लिख दूंगा। बस डिवाइड कर दो, तो 5 + 5,60,000 में से 20 तो गया, तो 40,000 डिवाइड बाय 90,000। तो इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ, तो 40,000 डिवाइड बाय 90,000, तो आंसर आता है +5, तो आंसर आता है 5.4 ईयर्स फाइनल। मतलब मैंने इसको इससे डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आता है 0.444 समथिंग आता है। तो उसके अंदर मैंने 5 को ऐड कर दी, तो 5.4 ईयर्स आ जाएगा बस। तो इस तरह हम लोग पे बैक पीरियड निकालेंगे। बस तो इतनी भी टाइप के अगर आप लोग सम सॉल्व करके चले गए ना, तो इजीली आप लोग एम कॉम में जो भी आपको सम पूछा जाएगा आप लोग इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं। बी कॉम लेवल पे भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बैफ लेवल पे भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो बस आपको चीज़ें याद रखनी कि कब किसके अंदर क्या करना है, अगर वो जहन में फिट होगी तो आप लोग इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके दे दिया है, देख लो। तो ये तो मैंने मशीन वाई किया, एक्स तो आपको करना है। ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू सो मच।